हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमल नगर नामक एक गांव होता है जिसमें 22 साल का मदन अपने माता पिता रमेश और शीला के साथ रहता है। मदन अपने पापा रमेश के साथ उनकी फूलों की दुकान संभालता है। उन लोगों का काफी लंबे समय से फूलों का बिजनेस चल रहा होता है। पापा, आप जाइए, घर जाकर खाना खाकर आराम कीजिए, मैं दुकान संभाल लूंगा। ठीक है बेटा, आ जाना ध्यान से। रात में गांव बहुत सुनसान हो जाता है और आजकल तो गांव में काफी भूतिया घटनाएं घट रही हैं। पापा, ये सारी दकियानूसी और फालतू की बातें हैं। क्या भूत में विश्वास करते हो आप भी? मदन, ऐसी बातें मत कर। गांव में सच में बहुत अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। तू ध्यान से आ बेटा, कहना माना कर। ठीक है पापा, आप जाओ अभी। रमेश वहाँ से चला जाता है। सूरज ढलते ही रात हो जाती है और रात में मदन दुकान बंद करके वहाँ से साइकिल पर सवार होकर अपने घर की ओर जा रहा होता है। ओफो, अगर मैं इस रास्ते से जाता रहा तो मुझे घर पहुँचने में काफी देर हो जाएगी। माँ आज गर्मा गर्म पूरी सब्जी बना रही हैं। अगर मैं देर से पहुँचा तो मुझे गर्मा गर्म पूरियाँ खाने नहीं मिल पाएंगी। नहीं, उससे अच्छा यही होगा कि मैं गांव के शॉर्टकट वाले रास्ते से जाऊं, जो जंगल से होकर गुजरता है। हाँ, यही सही होगा। मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा फिर घर जल्दी पहुंचने की खातिर मदन जंगल से होते हुए उस शॉर्टकट वाले रास्ते से जाता है। तभी अचानक उस जंगल के अंधेरे में उसे एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। वो उसे देख हैरान रह जाता है और झट से साइकिल रोक देता है। ये क्या? ये मैंने अभी अभी क्या देखा? वो औरत, वो सफेद साड़ी वाली औरत, यही तो थी अभी। कहाँ गायब हो गई पल भर में? ए भगवान! तभी मदन को एक भूतिया और डरावनी आवाज सुनाई देती है। तू अब मेरे चक्रव्यूह में फंस गया है मूर्ख लड़के। और अब अगर तू मेरी अनुमति के बगैर यहाँ से चला गया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वो भूतिया आवाज सुनकर मदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कौन है? तेरी मौत। चल जल्दी से अपने गले में पहनी हुई सोने की चेन और अपने थैले में जितने भी पैसे हैं सब दे दे मुझे। क्या? नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, मत दे। मैं तुझे अभी इसी वक्त अपनी चुड़ैल की शक्तियों से मौत के घाट उतार देती हूँ। ये ले। नहीं, मत करो, ऐसा मत करो। मुझे मत मारो। मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता को कौन देखेगा? मुझे बख्श दो चुड़ैल। मैं तुम्हारे सारे पैसे और ये सोने की चैन भी दे दूंगा। मैं अभी दे देता हूँ। ये लो। यहाँ बरगद के पेड़ के पास रख दिया है मैंने, ये देखो। शाबाश, बहुत खूब। अब जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कांपते हुए पैरों से मदन जैसे तैसे साइकिल तेजी से चलाकर अपने घर पहुंच जाता है। उसे उस रात तेज बुखार चढ़ जाता है। जब वो अपने साथ घटी उस घटना के बारे में रमेश और शीला को बताता है तभी। मदन, ये तो क्या कह रहा है बेटा? मुझे माफ कर दीजिए पापा। आपने हाल ही में जीवन में पहली बार मुझे सोने की चेन बनाकर दी थी और मैंने वो उस चुड़ैल को सौंप दी। अरे उस सोने की चेन को मार गोली, तेरी जान सही सलामत है। उससे बढ़कर और क्या चाहिए हमें बेटा? तुझे कहा था ना मैंने, संभल कर ध्यान से आना। लेकिन तुझे किसी का कुछ कहाँ सुनना होता है। अब तू घर से बाहर ही नहीं निकलेगा। लेकिन पापा। चुप बैठ तू, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तू अब यहाँ से हिलेगा नहीं, समझा तू? लेकिन ये कैसी जबरदस्ती हुई भला? मदन के माता पिता उसे घर में ही बंद रखते हैं और कहीं जाने नहीं देते। वहीं गांव में अब दिन ब दिन ये भूतिया हरकतें बढ़ने लगती हैं। आए दिन लोग जंगल के उस रास्ते से गुजरने पर उस भूतिया औरत की आवाज सुनते हैं और अपने सारे गहने और पैसे वहां छोड़कर अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। जब गांव के सरपंच को ये बात पता चलती है तब। क्या
ये तुम लोग क्या कह रहे हो? हमारा गांव अचानक से भूतिया गांव कैसे बन गया? ये कैसे हो सकता है? सरपंच साहब, हम झूठ नहीं कह रहे हैं। परसों रात मेरी बहन और जीजाजी जंगल के रास्ते से आ रहे थे, एक शादी में जाकर आए थे। तभी उस चुड़ैल की आवाज सुनकर उन्हें अपने गहने और पैसे देने पड़े। जंगल की वो चुड़ैल अगर पैसे या गहने न दे तो इंसान की जान ले लेती है। बहुत डरावनी आवाज है उसकी। मेरा तो कलेजा ही कांप उठा था उसकी आवाज सुनकर। मुझे ना चाहते हुए भी अपनी महीने भर की कमाई उसे देनी पड़ी, तब जाकर जान छूटी। हे भगवान, यह मामला तो बहुत ही गंभीर हो चुका है। हमें जल्द से जल्द इसके बारे में कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं एक बहुत बड़े तांत्रिक को जानता हूं। वो हमारे गांव के बगल वाले गांव में ही रहते हैं। आप कहो तो उन्हें बुलाएं। हाँ हाँ भोला, तुम उन तांत्रिक बाबा को बुलाओ। हमें किसी भी हाल में उस चुड़ैल का भूतिया साया हमारे गांव से दूर करना है। भोला उस तांत्रिक बाबा के दूसरे गांव से अपने गांव में बुलाता है, लेकिन सफर के दौरान अचानक से तांत्रिक बाबा उस जंगल में ही कहीं गायब हो जाते हैं। ये देख भोला बहुत घबरा जाता है। हो ना हो वो चुड़ैल ही तांत्रिक बाबा को अपने साथ ले गई होगी। मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि उस चुड़ैल को समझ आ गया होगा कि हम उसे खत्म करने की योजना बना रहे हैं। अब हम क्या करें? अगर यूं हाथ पर हाथ धरे रहे तो वो चुड़ैल और ताकतवर हो जाएगी। फिर बाद में हमें उसे खत्म करना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब तो कुछ ऐसा सोचना हो जिससे उस चुड़ैल को हमारे प्लान के बारे में भनक भी न पड़े। बहुत चालाकी से काम करना होगा हमें। सभी गांव वाले बहुत चिंतित हो जाते हैं। वहीं मदन को घर बैठे बैठे बहुत आलस आता है, जिस कारण वो घर के बाहर निकल पड़ता है। और तब वो एक सफेद साड़ी वाली औरत और एक आदमी को एक पेड़ के पीछे बैठकर पैसे गिनते हुए देखता है। उनके पास एक भोंपू भी होता है। वाह वाह वाह, इतने सारे पैसे और गहने हमने कमा लिए। गांव वासियों को लगता है कि ये सब कोई सच की चुड़ैल कर रही है। लेकिन असल में तो ये सब हम दोनों ने किया है, ये किसी को नहीं पता। हाँ जाने मन, तुम तो क्या डरावनी आवाज निकालती हो चुड़ैल की। काबिले तारीफ। धन्यवाद मेरे पतिदेव। चलो चलो जल्दी से पैसे गिनो, फिर हमें अंधेरा होने के बाद उस जंगल के पेड़ के पीछे वापस जाना होगा और अपनी रोज की नाइट ड्यूटी शुरू करनी होगी, लोगों को डरा कर उन्हें लूटने की। सही कहा। किसी को तो यह भी नहीं पता कि उस तांत्रिक को हमने ही किडनैप किया है। ये क्या? इसका मतलब गांव के जंगल में जो भूतिया घटनाएं हो रही हैं, उस सब के पीछे इन दोनों चोर मियां बीवी का हाथ है। अब मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ये दोनों गए अब। मदन तुरंत सरपंच और गांव वासियों को वहां लाता है और सबके सामने उन दोनों चोर मियां बीवी का पर्दाफाश हो जाता है, जिसके बाद उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है और उन्हें उम्र कैद की सजा मिलती है। तांत्रिक बाबा उन दोनों की कैद से आजाद हो जाते हैं। मदन बेटा, तुमने उन दोनों चोरों को पकड़कर बहुत अच्छा किया और इसी के चलते मैं तुम्हारा आदर सम्मान के साथ सत्कार करूंगा। धन्यवाद सरपंच साहब। सरपंच मदन का सत्कार करते हैं और उसे 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाता है, जिसके बाद वो गांव अब भूतिया गांव नहीं रहता और सभी गांववासी चैन से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। तारापुर कहकर एक गांव में लाली नामक एक गरीब पूरी सब्जी वाली रहती है, जिसके हाथ की पूरी सब्जी उस गांव में गली गली तक मशहूर होती है। हर रोज लाली के ढाबे के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती है और ग्राहक बड़े ही मजे से पूरी सब्जी खाने का आनंद लेते हैं। बढ़िया से भी बहुत बढ़िया भाई, ये पूरी सब्जी तो बहुत ही लाजवाब है लाली। सुबह सुबह ही दिल खुश हो गया और मन तृप्त हो गया। हाँ लाली, बहुत स्वादिष्ट पूरी भाजी है ये तो, मजा ही आ गया। मुझे तो और पूरियां चाहिए। इतनी अच्छी तली हुई फूली हुई पूरियां तो मुश्किल से ही कोई बना सकता है। धन्यवाद भाई साहब, ये लीजिए आपकी एक्स्ट्रा पूरियां, खाइए और खुश रहिए। लाली का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अकेली ही रहती और खुशी से अपना जीवन जी रही थी। वो पूरी सब्जी बेचकर ढेरों पैसे कमाती और साथ ही अपने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर रही होती है।
मैम ये लीजिए, मैंने आज की सारी असाइनमेंट्स पूरी कर दी हैं। लेक्चर्स का टाइम भी ख़त्म हो ही चुका है, तो क्या मैं निकल सकती हूँ? वो क्या है ना, त्योहार का पर्व है, इसीलिए मेरी पूरी सब्जी की अच्छी खासी बिक्री हो सकती है। ठीक है लाली, तुम निश्चिंत होकर जा सकती हो। लाली, तुम्हारी इस हिम्मत को और इस जज्बे को मेरा सलाम है। तुम अकेली रहकर जीवन में इतना सब संभालती हो, बहुत खूब बेटा। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद टीचर जी, मैं चलती हूँ अब। हाँ बेटा, ध्यान से जाना। लाली कॉलेज से सीधे ठेले पर जाती है और फटाफट पूरियां बेलकर गर्मा गर्म तलती है और सब्जी भी तैयार करती है। त्योहार का पर्व था, इसीलिए आज वो अपना ठेला मंदिर के बाहर लगाती है, जिससे उसकी बिक्री ज्यादा हो जाती है। उस दिन गांव के मुखिया शास्त्री जी भी लाली के पूरी सब्जी ठेले पर आकर उसके हाथ की पूरी सब्जी खाते हैं। वाह वाह, अति उत्तम। क्या पूरी सब्जी है ये। मुंह में घुलते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे कि स्वर्ग लोक पहुंच गई। इससे बढ़िया प्रसाद और कोई होगा ही नहीं। ये लो बेटा, तुम्हारे पैसे। ये क्या मुखिया जी, आपने मुझे 1000 रुपए ज्यादा दे दिए हैं। ये लीजिए आपके पैसे। नहीं नहीं लाली, ये 1000 रुपए मैंने तुम्हें जानबूझ कर दिए हैं लाली। मैं जानता हूं कि तुम गांव में अकेली रहती हो, तुम्हारा न तो कोई परिवार है न कोई अपना, और अकेले रहने के बावजूद भी तुम गांव के गरीबों को मुफ्त में पूरी सब्जी खिलाती हो। तो मैं इसीलिए ये ज्यादा पैसे दे रहा हूं। इसे मेरा आशीर्वाद समझ कर रख लो बेटा। सिर्फ आपके आशीर्वाद की बात है इसीलिए रख रही हूँ, वरना मैं इन्हें नहीं रखती। धन्यवाद मुखिया जी, मुझे हमेशा एक पिता की तरह प्रेम और स्नेह देने के लिए। लाली उस रात रोज की तरह गांव के गरीबों को पूरी सब्जी बांटते हुए घर जा रही होती है कि तभी उसे एक आदमी अगवा कर अपने साथ एक जंगल में ले जाता है, और वो और कोई नहीं बल्कि गांव का जादूगर पन्ना लाल होता है। पन्ना लाल, तुम? लेकिन तुमने मुझे अगवा क्यों किया है? मैं ऐसा क्या बिगाड़ा है तुम्हारा पन्ना लाल? लाली, लाली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लाली। क्या तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी? मैं तुम्हें एक जादुई दुनिया में ले जाऊंगा। मैं एक जादूगर हूँ लाली, और एक जादूगर की पत्नी बनकर तुम्हें मैं दुनिया की हर वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगी पन्ना लाल। तुम कितने बुरे हो ये पूरा गांव अच्छी तरह जानता है। तुमने हमेशा अपने जादू का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गलत कामों के लिए किया है। मैं तुम जैसे गलत आदमी की धर्मपत्नी हरगिज नहीं बनूंगी, समझे तुम? ठीक है, तुम्हें अगर मेरी बीवी नहीं बनना है तो मत बनो। मैं तुम्हें किसी काम के लायक नहीं छोड़ूंगा। पन्नालाल गुस्से से लाल हो जाता है और क्रोध में वो अपने जादू से लाली को एक चिड़िया बना देता है। नहीं, मुझे फिर से इंसान बना दो पन्ना लाल। पन्ना लाल, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे फिर से इंसान बना दो पन्ना लाल। पन्ना लाल। मुझे मना करने का नतीजा तो यही होगा। अब भुगत अपनी सजा। अब तो फिर कभी भी इंसान नहीं बन पाएगी और हमेशा हमेशा के लिए चिड़िया ही बनकर रह जाएगी। बेचारी लाली अब चिड़िया बनकर यहाँ से वहाँ उड़ने लगती है। वो एक पेड़ की डाली पर बैठकर खूब रोती है। अब मैं क्या करूं? ये क्या से क्या हो गया भगवान जी? अब मैं फिर कभी इंसान नहीं बन पाऊंगी। नहीं, ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ। ये दुनिया बहुत निर्दयी है। यहाँ प्राणी पक्षी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। न जाने कब कौन शिकार कर दे। लाली अब घोंसले में रहने लगती है और नदी और अन्य जलाशय से पानी पीती है। चिड़िया बनने के बाद उसका जीवन और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। एक दिन उसे एक गरीब बूढ़ी भिखारन सड़क पर रोती हुई दिखती है। कोई तो खाना दे दो, मुझे जोरों की भूख लगी है। कोई तो खाना दे दो, इस बूढ़ी भिखारन की मदद कर दो कोई। बेचारी बूढ़ी काकी, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मैं खाना कहाँ से लाऊं? याद आया, गांव के मंदिर में प्रसाद रखा होगा। ये बेचारी तो चल भी नहीं सकती है। मैं इनके लिए खाना लेकर आती हूँ। लाली उड़कर मंदिर जाती है और वो उस भिखारन के लिए पूरी सब्जी लेकर अपनी चोंच में पकड़ती है और उड़कर फिर से उस भिखारन के पास आकर उसे खाना देती है। वो खाकर वो भिखारन एक परी में बदल जाती है और लाली उसे देखकर अचंभित हो जाती है। ये क्या? आप असल में एक परी हो? मैं एक परी हूँ और मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी।
लाली, तुमने साबित कर दिया है कि तुम्हारा दिल सच में सोना है, सोना। तुमने अपने चिड़िया रूप में भी इंसानियत नहीं भूली और अपनी चोंच के सहारे मेरी यानी कि एक बूढ़ी भूखी भिखारन की मदद की, उसकी भूख मिटाई। तुम्हें मैं ना सिर्फ फिर से इंसान बनाऊंगी बल्कि तुम्हें मैं जादुई छड़ी भी दूंगी, जिसके चलते तुम हर एक काम आसानी से जादू के जरिए कर सकोगी। परी लाली को फिर से इंसान बना देती है और उसे एक जादुई छड़ी देती है, जिसे इस्तेमाल करके लाली जो चाहे वो उसे मिल जाता है। जादुई छड़ी, मुझे ढेर सारे रसगुल्ले और गुलाब जामुन खाने हैं। तभी लाली के सामने ढेर सारे रसगुल्ले और गुलाब जामुन प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में एक चमत्कार हो गया है। धन्यवाद परी जी, मैं बहुत खुश हूँ। बस तुम यूं ही खुश रहो लाली, अब मैं रुखसत लेती हूँ। इतना कहकर परी अदृश्य हो जाती है। लाली अब उस जादुई छड़ी का इस्तेमाल गांव के गरीबों की भलाई के लिए करती है। वो गांव में ढेर सारे स्कूल्स, अस्पताल और भोजनालय खोलती है, जहां सब कुछ मुफ्त में उपलब्ध होता है। वो अपना एक बड़ा ढाबा भी खोलती है, जहां वो पूरी सब्जी बेचती है और उसकी खूब तरक्की होने लगती है। लेकिन एक दिन जब जादूगर पन्नालाल को ये सब पता चल जाता है, तभी वो उसके पास आता है। किसी फरिश्ते ने तेरी जान बचाई होगी और तुझे फिर से इंसान बना दिया होगा, लेकिन मैं तुझे अब सीधे मौत दूंगा और तुझे मरना ही होगा, क्योंकि जब तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। दुष्ट जादूगर, तुझे तो आज मैं खत्म करूंगी, क्योंकि अब मेरे पास तुझसे ज्यादा और पावन शक्तियां हैं, वो भी इस जादुई छड़ी में। ये ले। लाली उस जादुई छड़ी से उस बुरे जादूगर पन्नालाल का अंत करती है और वो दर्द से तड़पते हुए, कराहते हुए खत्म हो जाता है। नहीं, तो जैसे बुरे लोगों का अंत इसी तरह होना चाहिए। हाँ। लाली यूं ही जादुई छड़ी का इस्तेमाल अच्छे और नेक कामों में ही करती है और वो अपने जीवन में बहुत आगे जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।